नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टॉपिक क्यों सीख रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बीकॉम ऑनर्स की सेम 6 में काफ़ी अच्छे मार्क्स का वेटेज भी रखता है। ये आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में 7 to 14 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड अगर जिस हिसाब से मैं समझाऊँ आप उस हिसाब से उस फॉर्मेट में आंसर को ऑप्ट करते हैं तो आपको 7 on 7 या 14 on 14 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए हमारे आंसर का when we present this answer on a paper. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का मीनिंग। देन आपको कोई एग्जाम्पल स्टेट करना होगा। प्रेफरेबली आप कोई डायग्राम ड्रॉ करें जिससे आपका आंसर उभर के आता है। मतलब अगर वो कोई एग्ज़ामिनर 100 पेपर चेक कर रहा है और उनको सिर्फ 5 पेपर में डायग्राम्स भी दिखेंगे और पूरा फॉर्मेट वाइज आंसर दिखेगा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे बाकी 95 पीपल्स के कंपैरिजन में। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शंस फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के। उसके लिए भी आप पहले एक डायग्राम बना सकते हैं फंक्शंस का और उसके बाद आप सारे फंक्शंस स्टेट कर सकते हैं लाइन वाइज। फिर आप प्रोवाइड करेंगे कंक्लूजन 2-3 लाइंस का कि आपने इसमें क्या लिखा है। इट वुड बी वेरी सिंपल एंड देन you'll go ahead with your next answer. So now let's understand what is financial intermediaries. क्या है आखिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जब हम कहते हैं तब हम उन इंस्टीट्यूशंस को टैग कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स हो गई, उनके बारे में बात करते हैं। अब फाइनेंस का मतलब तो हम जानते हैं। इंटरमीडिएरी क्या होता है, एक बीच का इंसान। जैसे आपको अगर एक मकान चाहिए भाड़े पे रहने के लिए तो आप क्या करोगे, किसी ब्रोकर को बोलोगे और वो ब्रोकर, उसके पास बहुत से लेंडर्स होंगे ही जिनके पास लेंड्स है। वो आपको लेके जाएगा, दिखाएगा 2-3 फ्लैट्स, आप उनमें से एक चूज़ करोगे और फिर आप वहाँ रह पाओगे। तो इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने अभी कहा उसमें जो ब्रोकर काम कर रहा था एज अ मिडल मैन बिटवीन यू एंड द ओनर ऑफ द फ्लैट और दैट लैंड, वैसे ही वर्क करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ये एक्ट करते हैं एज अ मिडलमैन बिटवीन 2 पार्टीज़ ताकि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो पाए। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। मतलब इनमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, बोरोवर्स जिनको पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स कैसे, ये हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक्स एंड एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एंड क्रेडिट यूनियंस। अब सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज चैनल करते हैं फंड्स को। वो फंड्स को लेते हैं किसी इंडिविजुअल के पास जिसके पास सरप्लस है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास से वो लेंगे पैसा और जिसको पैसों की ज़रूरत है वो उनको देंगे। रीड करते हैं हम इन सिंपल टर्म्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज चैनल फंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन विद सरप्लस कैपिटल। जिसके पास सरप्लस कैपिटल है, जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो जाएगा इन्वेस्ट करने, तो वो उनसे पैसे लेंगे और फिर वो पैसे किसको देंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से वो रीअलोकेट करते हैं जो फंड्स, जो कैपिटल अनइन्वेस्टेड है, उसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में,
जहाँ पे अगर यही पैसा हम लोग सेविंग्स करके, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं उसको बस अपनी कबट में रख दूँ, तो इससे मेरे पैसे बढ़ने तो नहीं वाले हैं, उल्टा ये पैसे कम होंगे। आप बोलोगे कम कैसे हुए, 1 लाख का तो 1 लाख ही पड़ा है ना, पर कम तो होंगे ना। कैसे? इन्फ्लेशन। हर थोड़े टाइम में जब करेंसी की वैल्यू नीचे जाएगी तो हमारा, जैसे पहले दूध की थैली 1 रुपये में भी मिल जाती थी, अब 35 रुपीज़ की एक आती है। सो वैसे ही ये 1 लाख की वैल्यू भी आगे जाके डिटोरिएट हो सकती है। तो यही 1 लाख की वैल्यू हमें ऐसे अनप्रोडक्टिव सोर्स में रख देने से अच्छा है किसी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स यही फंक्शन करती है, वो रीअलोकेट करती है अनइन्वेस्टेड कैपिटल को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। और कैसे करेंगी? थ्रू डेट्स एंड इक्विटी, यानी वो दूसरी कंपनीज़ में या तो एज इक्विटी ओनर्स बन के इन्वेस्ट करेगी, या तो वो उनको डेट देगी यानी लोन्स देगी। देखते हैं इस परफेक्ट चार्ट की मदद से। सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ये हैं हम, यानी सेवर्स, डिपॉजिटर्स या लेंडर्स, और ये होते हैं बोरोवर्स। अब हम जो हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो हम जाएंगे किसी बैंक के पास या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के पास और डिपॉजिट करेंगे उसको। देन अब हमने तो डिपॉजिट किया, अब हमारा भी तो इसमें फ़ायदा है ना। हमने क्यों डिपॉजिट किया? क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट देंगे। फिर अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करेगी इसमें? हमारे पास से जो सरप्लस था वो उन्होंने लिया और उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? उन्होंने उन लोगों को दिया जिनको उसकी ज़रूरत है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसी तरह से वो अपना प्रॉफिट भी कमाएंगे, हमें उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा भी दे पाएंगे और अच्छे से पूरा इकनॉमी को बैलेंस भी कर पाएंगे। सो हम डिपॉज़िट करेंगे, फिर वो देंगे बोरोवर्स को एज अ लोन एडवांस किसी भी तरीके से, और फिर जो बोरोवर्स हैं वो इनको इंटरेस्ट पे करेंगे हाई रेट्स पे, और ये हमें इंटरेस्ट पे करेंगे थोड़े लो अमाउंट पे। फिर अगर हमें विड्रॉल चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो वो कैसे दे पाएगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? ऑब्वियसली उन्होंने जो बोरोवर्स को लोन्स दिए हैं वो कुछ टाइम के लिए ही होंगे ना, तो वो टाइम के लिए, जब उनका टाइम पीरियड एंड होगा, तो ये जो बोरोवर्स है वो रीपे करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, और वो रीपेमेंट इनके पास कुछ रहेगा ही सरप्लस हर टाइम। उनमें से हम जब भी विड्रॉल करने जाए हमारा अमाउंट, हम जाके कर सकते हैं। इसी को हम एक और एग्जाम्पल की तरीके से पढ़ते हैं, हमें और क्लैरिटी मिलेगी। ये जो डायग्राम है ये आप अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो बैंक, कस्टमर और शॉप। ये मदद से आप उसको ईज़िली शॉर्ट में लिख सकते हो और बना सकते हो। Banks connect borrowers and lenders by providing capital from other financial institution and from the Federal Reserve. बैंक्स कनेक्ट करेगी बोरोवर्स को और लेंडर्स को और प्रोवाइड करेगी उन्हें कैपिटल। सो सिंपल। फिर इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट प्रीमियम्स फॉर पॉलिसीज़ एंड प्रोवाइड पॉलिसी बेनिफिट्स। इंश्योरेंस कंपनीज़ में हम जाके इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम। वो प्रीमियम्स हम पे करते हैं, उसी के बाद ही तो वो हमें कोई बेनिफिट देते हैं ना, जिसका हमने इंश्योरेंस लिया है उसके बिना तो वो नहीं देंगे। Thirdly, a pension fund collects funds on behalf of members and distributes payments to pensionees. ये मैंने आगे आपको बोला था कि आगे एग्जाम्पल आएगा, आई विल टेल यू। सो ये वही है। पेंशन फंड कैसे इंक्लूड हुआ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में? तो पेंशन फंड, हर एक जो एम्प्लॉय है उनका पेंशन फंड क्रिएट होता है, तो यहाँ पे ये जो मेंबर्स बोल रहे हैं इसमें वही इंक्लूड हो जाएंगे। हर कोई हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के यहाँ पेंशन फंड्स में देगा, और यही कई लोग हर महीने डिपॉज़िट करवा रहे हैं पेंशन फंड में, तो वहीं पे कई लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो पेंशन फंड्स ले भी तो रहे हैं, तो वैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा। अब
इसमें एग्जाम्पल में कैसे दिया हुआ है। सो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें हमको 3 पार्टीज़ दी हुई है, बैंक, कस्टमर एंड शॉपकीपर। अब कस्टमर्स जो हैं उनका बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होगा, कुछ डिपॉजिट सेविंग्स उन्होंने की होगी। अब वो कुछ ख़रीदने जाएंगे तो वो वहाँ पे पेमेंट करेंगे शॉप को। अब शॉप्स वाले अपना सरप्लस अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, और यही कस्टमर्स को जब वापस और मनी की ज़रूरत होगी वो विड्रॉल कर सकते हैं बैंक्स के पास से। So this was the whole concept of financial intermediaries. We'll see its functions in our next video. Stay tuned, and we will continue our functions of financial intermediaries very soon. Please like, share and subscribe, and please comment down below what would you like me to cover next.